अध्याय 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के गठन से पहले देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त और व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को प्राप्त हुआ। ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायित्व A.O. ह्यूम को सौंपा। लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यही सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। A.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की तथा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की तथा उसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इनमें प्रमुख है दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, P. आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, G. सुब्रमण्यम अय्यर, C. विजय राघवाचारी तथा दिनशा इवाचा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों एवं साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रीय गतिविधियां संचालित होती रही। क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? कहा जाता है कि A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि से बचाएगी। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर मतैक्य नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। वे किसी ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख कर सकें। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता था या इसमें व्यवधान पैदा किया जाता तथा सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिनके कारण कांग्रेस की स्थापना हो गई। बिपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़ित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया, जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने, कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हुआ। कांग्रेस के लक्ष्य एवं उद्देश्य। कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं मंद गति से ही सही किंतु एक संगठित रूप में प्रारंभ हुआ। यद्यपि कांग्रेस का आरंभ बहुत ही प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर किया गया था, किंतु धीरे धीरे उसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया तथा शीघ्र ही वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बन गई। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना,
देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना। नरमदरीय कांग्रेस का प्रथम चरण 1895 से 1905। महत्वपूर्ण नेता। कांग्रेस के इस चरण 1885 से 1905 को उदारवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतया उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा। इनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, रासबिहारी घोष, R.C. दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, P.R. नायडू, आनंद चार्लू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है। इनकी विशेषता इन्हें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव राष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते थे, से पृथक करती है। उदारवादी उपागम। उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी, किंतु इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अतः यदि सर्वसम्मति से भी देशवासी प्रधान पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगे स्वीकार कर लेगी। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने 2 प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इसके लिए राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति अपनाई और यदि वे असफल होते तो संवैधानिक विरोध का सहारा लेते। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया तथा विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया, किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्होंने निर्णय स्थगित कर दिया। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथाउचित समय नहीं आया। इसलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना। अनेक उदारवादी नेताओं तथा दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्त, दिनशा वाचा एवं कुछ अन्य ने ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किया तथा उसके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है। इनके अनुसार सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल संसाधनों का निर्यात किया जाता है तथा ब्रिटेन में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है, वह भारत की खुली लूट है। इस प्रकार इन उत्तरवादियों ने अपने प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिसका मानना था कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यही उपनिवेशी शासन है। इन्होंने यह भी बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन एवं अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं, जिससे
भारतीय धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर प्रवाह हो रहा है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर से सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए। पहला, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास तथा संरक्षण एवं दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने एवं सैन्य खर्च में कटौती करने की भी मांग की। विस्तृत अध्ययन के लिए भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव नामक अध्याय देख सकते हैं। व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार। 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। सर्वप्रथम 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यल्प होती थी। 1862 से 1892 के मध्य 30 वर्षों की अवधि में केवल 45 भारतीय ही इस परिषद के सदस्य बन सके, जिनमें से अधिकांश धनी, प्रभावशाली एवं अंग्रेज़ों के भक्त थे। नाम मात्र के बौद्धिक व्यक्तियों एवं प्रख्यात लोगों को इसकी सदस्यता मिली। इनमें सैयद अहमद खान, क्रिस्टोदस पाल, B.N. मंडलिक, K.L. नलकर एवं रासबिहारी घोष प्रमुख हैं। इस प्रकार 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया। 1885 से 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधारों की मांगें मुख्यतः निम्न दो बिंदुओं पर केंद्रित रही। 1. परिषदों का विस्तार एवं इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना तथा 2. परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक सुशासन हेतु लंबी कार्य योजना बनाई। इनकी संवैधानिक सुधारों की मांगों को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया। किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधारों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई तथा अपने वार्षिक अधिवेशनों में उसने इन सुधारों की जमकर आलोचना की। इसके पश्चात उसने मांग की कि इनमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो तथा उनके बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाएं। उन्होंने नारा दिया, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की मांग गति पकड़ने लगी। इसी समय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक राजस्व की मांग प्रारंभ कर दी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत को कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित निवेश का दर्जा दिया जाए। फिरोज शाह मेहता गोखले ने ब्रिटिश सरकार की इस मंशा की आलोचना की, जिसके तहत वह भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रही थी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि ये परिषदें भारतीय नेताओं के उद्गार मात्र प्रकट करने का मंच हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रवादियों ने इनके माध्यम से विभिन्न भारतीय समस्याओं की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अक्षम कार्यपालिका की खामियां उजागर करना, भेदभावपूर्ण नीतियों एवं प्रस्तावों का विरोध करना तथा आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाने जैसे कार्य इन राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों के माध्यम से किए। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया तथा स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश के लोगों में राजनीतिक आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही कि वे इन कार्यक्रमों एवं अभियानों का जनाधार नहीं बढ़ा सके। मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही तथा सभी को मत देने का अधिकार भी नहीं प्राप्त हुआ। सामान्य प्रशासकीय सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास। इसमें निम्न प्रयास सम्मिलित थे। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग इसका आर्थिक आधार हो, क्योंकि विभिन्न प्रशासकीय पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति से देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, जबकि भारतीयों की नियुक्ति से आर्थिक बोझ में कमी होगी। साथ ही अंग्रेज अधिकारियों कर्मचारियों को जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, वे उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज देते हैं। इससे भारतीय धन का निकास होता है। इसके अतिरिक्त नैतिक आधार पर भी यह गलत था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाए तथा उन्हें प्रशासकीय पदों से दूर रखा जाए।
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, पक्षतापूर्ण एवं भ्रष्ट नौकरशाही तथा लंबी और खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना, ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना, बर्मा के अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर आक्रमण, उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का कड़ा विरोध, विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि में ज़्यादा व्यय की मांग, प्राथमिक तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा व्यय पर जोर, कृषि पर जोर, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषकों हेतु कृषक बैंकों की स्थापना इत्यादि। भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग, इनके साथ हो रहे अत्याचार एवं प्रजातीय उत्पीड़न को रोकने की अपील। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने एवं प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे सम्मिलित थे। उदारवादी या नरमपंथियों ने इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया तथा इस संबंध में भारतीय जनमानस को प्रभावित करने में सफलता पाई। इसके परिणाम से शीघ्र ही नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में चेतना जागृत हुई एवं जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी एवं निर्वासन के प्रश्न पर भी भारतीयों ने कड़ा रोष जाहिर किया। विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारत में प्रेस का विकास नामक अध्याय देख सकते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। कुछ आलोचकों के मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथियों का नाम मात्र का योगदान था, इसलिए वे अपने चरण में